नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बच्चों के संचार कौशल में सुधार के लिए निर्देश। केंद्रीय विद्यालय की प्रबंधन समिति की द्वितीय बैठक आयोजित। हेलमेट पहने बगैर दुपहिया चलाने वालों के चालान। टाउन पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नाका लगाकर की कार्रवाई। टीबी में 2 लोग चढ़े पानी की टंकी पर। गोवंश तस्करी के मामले में गुड़िया सरपंच को गिरफ्तार करने की मांग। वाहन पर लगा QR कोड स्कैन कर हर सड़क हादसे की परिवार को दे सकेंगे सूचना। हनुमानगढ़ के युवा शामी गोयल ने कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया बार कोड। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विद्यालय प्रबंधन समिति की द्वितीय बैठक बुधवार को समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने नियमित शिक्षा को और कैसे विकसित किया जाए तथा संस्थान को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर समिति सदस्यों के साथ चर्चा की। बैठक में नियमित कार्य, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी में कैसे और प्रयास कर सुधार कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल विद्यालय है। विद्यालय प्रांगण में और पौधारोपण करने के साथ बच्चों को पर्यावरण के प्रति और जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अंग्रेजी में बच्चों के संचार कौशल में सुधार हो। बच्चे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार रहें, इसके लिए सामान्य ज्ञान की अधिकाधिक गतिविधियां करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। उन्होंने नियमित शिक्षा को और अधिक विकसित करने के संबंध में समिति सदस्यों से सुझाव भी लिए। बैठक में नए स्टेज निर्माण, वार्षिकोत्सव, विद्यालय भवन के रंग रोगन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। का निरीक्षण था और साथ के साथ जो यहाँ पे मीटिंग है उसके लिए आई थी, और जो रूटीन में एजुकेशन को और हम कैसे विकसित कर सकते हैं और बेटर इंस्टीट्यूशन कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। कुछ तो रूटीन जो वर्क है उसका सुझाव है, और कुछ जो बच्चों की जो जीके में और इंग्लिश में कैसे हम और प्रयास करके सुधार कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई। इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कूल हो हमारा, और हम पौधारोपण यहाँ कर सकें, बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में और जागरूक कर सकें, इसके ऊपर चर्चा की गई। इससे पहले बैठक में केंद्रीय विद्यालय प्राचार्य RC देहडू ने विद्यालय प्रबंधन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्रस्ताव की अनुवृत्ति कार्यवाही के साथ वर्तमान सत्र 2022-23 में शैक्षणिक प्रगति की जानकारी दी। बैठक में समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा कक्ष में जाकर बच्चों से बातचीत भी की। जिला कलेक्टर ने विद्यालय में लगाई गई कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्रा सुजान की ओर से बनाई गई मंडाला आर्ट की अर्धनारीश्वर की पेंटिंग जिला कलेक्टर को भेंट की गई। विद्यालय प्रबंध समिति की द्वितीय मीटिंग थी सत्र की, और इसमें बहुत सारे एजेंडा पॉइंट्स थे। स्पेशली नए स्टेज निर्माण का अनुमति लिया है, एनुअल फंक्शन के लिए अनुमति लिया है, विद्यालय भवन की जो पेंटिंग के लिए, रंग रोगन के लिए भी हमने अनुमति लिया है, और कुछ थे वॉक इन इंटरव्यू, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का करना है, लोकल परचेज कमेटी का अप्रूवल है जो, और बजट रीअप्रोप्रिएशन का है, ये हुआ। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि कलेक्टर मैडम बच्चों के एकेडमिक जो इम्प्रूवमेंट है कोर एरिया के अंदर, उनके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर सारे VMC मेंबर्स से सुझाव लिए, और कि विद्यालय में बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और बेसिक रूप से उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बच्चों का हो, उसमें सुधार हो, और बच्चे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहे। इसके लिए जो सामान्य ज्ञान वगैरह है, इसकी कुछ CC एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाने के निर्देश दिए, जिसको हम निश्चित रूप से आने वाले समय में स्कूल में लागू करेंगे। टीबी थाने के बाहर चल रहा धरना बुधवार को 24वें दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे 2 लोग कस्बे में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंच समझाइश के प्रयास शुरू किया, लेकिन टंकी पर चढ़े लोग गोवंश तस्करी के मामले में गुड़िया गांव के सरपंच को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। धरने पर बैठे कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पानी की टंकी के पास पहुंचने का आह्वान किया। इसके चलते करीब 100 से ज्यादा लोग पानी की टंकी के नीचे धरना लगाकर बैठ गए। वहीं सूचना मिलने पर तहसीलदार हरीश टाक, नायब तहसीलदार रणवीर फूले, नायब विनोद कड़वासरा, डिप्टी प्रतीक मील, तलवाड़ा थाना प्रभारी लाल बहादुर चंद
और टिब्बी थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह मौके पर पहुंचे। दरअसल 12 जनवरी की रात को गुड़िया गांव से ट्रक में भरकर गोवंश लाकर चंदूर वाली कैंचियां पर फेंकने के मामले में स्थानीय पुलिस ने 25 जनवरी को गुड़िया सरपंच और अज्ञात के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलनरत है। चंदूर वाली कैंचियां पर धरना पिछले 24 दिन से जारी है। टिब्बी थाने में गोवंश अधिनियम में दर्ज मामले में पुलिस ने गोवंश को लादकर लाने वाले ट्रक को जब्त कर उसके ड्राइवर ढाणी झबेला वाली रोहिनाई वाला निवासी अली हसन पुत्र शाह रसूल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गोरक्षकों और पुलिस के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी। दरअसल आंदोलनकारी गुड़िया सरपंच की गिरफ्तारी की एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। तेरे कातिल जिंदा है, गौ माता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गौ माता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, गौ माता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जियां कि गुड़िया जो प्रकरण है वो मैं 22 लार 24 दिन अंदर न पर बैठा 22 तारीख की घटना ही प्रशासन को बिल्कुल ढिलो रवैयो कार्रवाई ना करने के पीछे शासन को दबाव प्रशासन के ऊपर है वो दिसण लग रहा है, साफ साफ है। और प्रशासन को मांग आई है कि जल्द से जल्द में आरोपी ने गिरफ्तार करके मैं पर उचित कार्रवाई करी जाए। जबकि पीछे भी मेरे जगह धरना दिया, ज्ञापन दिया, पुलिस में वार्ता हुई, मैं मना हुई आश्वासन मिलियो कि कार्रवाई कर देगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती है, ना कि मुजरिम पकड़ने की बजाय मुजरिम ने किया बचायो जावे। इन जुगत में पुलिस प्रशासन पूरा को पूरा लाग रहा है। गो भक्ता में काफी रोष है, इनकी वजह आज गो भगत हमारा 2 गो भगत है जगह ऊपर है, दिन के टंकी के ऊपर चढ़ी है, पानी वाली पर है। एक गो संदीप जी रोज है, एक गो सुभाष जी वर्मा है, तंदुराड़ी है, और दोनों ऊपर है टंकी पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि मैं प्रशासन जो की बात करी, उच्च अधिकारियों की बात करी तो हमको जो ढिलो रवैयो हो और मीन बचाने की जुगत जो पुलिस लगाने ला रही है नहीं किला में सारा आज एक रहे हैं इधर होना तो मैं दाना गागी हो, लेकिन आप भैया का विचार लेके मैं आज सारा भैया निवेदन है कि जल्दी जल्दी टिब्बी पहुंचो। गौ माता की जय श्री राम। जैसा कि भक्तों 24 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा था, इसका पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही ढीला था। इसी वजह से हमारे संगठन ने हमने फैसला लिया कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हम 2 भक्त पानी की टंकी हॉस्पिटल के पास चढ़े हुए हैं टिब्बी में। तो सभी गौ भक्तों को आग्रह है कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिब्बी के थाना SDM जहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, बाजार सब जगह पहुँचो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पद यात्रा बुधवार को टाउन के वार्ड 34 व 35 में पहुंची। पद यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह, पार्षद विजेंद्र साई ने किया। पद यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता वार्ड 34 व 35 में डोर टू डोर पहुंचे और राजस्थान सरकार की ओर से 4 साल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। और एक तरफ ये मोदी जी हैं, इनके झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। अपने जब कोई किराएदार मकान मांगने के लिए आपके पास आ जाए तो आप पूछते हैं भाई आपके कोई बच्चे ना साथ में आएंगे या आप अकेले रहेंगे? वो कहते जी मैं तो अकेला रहूंगा। तो अपने कहते भी हम फिर आपको मकान नहीं दे सकते, हम तो बाल बच्चे वाले हैं भाई। तो हमारी गलती है, हमने इनको लंडे जड़ों को सभी जो छड़े मलंग है इनको हमने राज दे दिया। हरियाणा के अंदर ये इनका छड़ा आदमी है, यूपी के अंदर वो अकेला है, और ये मोदी जी ये भी छड़ा मलंग है। तो इनको घर का कोई पता नहीं है। हमें ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारा विकास करे, जो हमारे एरिया के अंदर। मैं एक चीज और ही ऐड करनी चाहूँ। सारा काम थे लाडली वाली कांग्रेस सरकार बनाई, कांग्रेस को बोर्ड बनाए, नगर पालिका में MLA कांग्रेस को बनाए, तो भी का पश्चात थे संतुष्ट हो गए। मैं एक बात पूछनी चाहूँगा थे सारी सरकार बनाई कांग्रेस को बोर्ड बनाए थे, राजी हो गए सारा। तो थारो अगर थे राजी हो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काम कभी खत्म को नहीं, काम तो मुक्के ही आदमी मुक्की है, काम को नहीं मुक्के। तो अब का एक और मौका दियो, कांग्रेस ने दोबारा वोट दियो ताकि आगे दोबारा सरकार बनाए। अशोक गहलोत कोई कमी कौन छूटी कोई काम की। अब 25 लाख रुपया कर दिया, कोई बीमार है अभी कोई इलाज करता 25 लाख रुपया।
देखा था ना, 1 रुपये को नहीं, हॉस्पिटल में जाओ इलाज, मुफ्त पढ़ाई, तो कोई कमी को नहीं जोड़ी थी। वेलफेयर स्कीमा की आप कभी एक इतनी मैंने बताया हो तो कोई अंत को नहीं, तो बढ़िया काम करे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, वो आज वार्ड नंबर 34 और 35 हनुमानगढ़ टाउन के अंदर हमने उस यात्रा करी और इसमें बहुत हमारी माताओं ने और भाइयों ने बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे साथ इन्होंने अपना योगदान दिया और सभी ने इस बात के लिए वो प्रयासरत हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है उसके बारे में उनसे बातचीत की और सभी ने कहा कि हम जो राहुल गांधी जी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है वो उन्होंने उसका समर्थन किया और सभी ने कहा कि हम भाईचारा से रहेंगे, हम देश में एकता और शांति से रहेंगे ताकि हमारा देश विकास कर सके और आगे बढ़ सके। टाउन पुलिस ने बुधवार को जंक्शन रोड पर नाका लगाकर बिना हेलमेट में दुपहिया चलाने व कागजातों के अभाव में चालान व वाहन को सीज करने की कार्रवाई की। एएसआई प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में लगाए गए नाके के दौरान कुल 29 चालान करने के साथ 3 मोटरसाइकिल सीज की गई। उधर आगे पुलिस का नाका देखकर कुछ दुपहिया चालक अपने वाहन को वापस मोड़ कर ले गए। एएसआई प्रकाश चंद्र ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट न पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। भविष्य में बिना हेलमेट दुपहिया न चलाने के लिए समझाइश भी की जा रही है। यहाँ हनुमानगढ़ टाउन थाने में यहाँ पे जो टाउन जंक्शन रोड है इस पे हमने नाका लगा हुआ है, तो रोड सेफ्टी अभियान चल रहा है। तो उसमें बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको समझाइश की जा रही है कि आइंदा बिना हेलमेट न चले और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखने मिल रहा है कि लोग जहाँ पे नाकाबंदी होती है वहाँ लोग देख के वापस घुमाना शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं पता कि पीछे कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, उससे उसका नुकसान हो सकता है। अगला कोई बिना हेलमेट के कोई आ रहा है तो वो सोचता है कि जैसे चालान से बच जाऊँ, चोट बचनी कोई ज़रूरी नहीं है, वो ये सोचता है। जबकि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए होती है। हम भी अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करते हैं बिना हेलमेट घर से ना निकलें। कारण ये बिना हेलमेट चलाते हैं इसलिए ये हेड इंजरी होती है। और खासकर हेलमेट जो लगाते हैं वो खाली दिखावटी तौर पर चलाते हैं और नीचे जो फित्ता लगा होता है यहाँ पर उसको बांधते नहीं है। और टक्कर लगने के बाद में सबसे पहले हेलमेट गिरता है, फिर सिर लगता है। अपील ये करता है कि बिना हेलमेट न चले, जीवन खुद का है, चलते हुए मोबाइल में बातें ना करें और चालान हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद का शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए। सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी देना अब आसान हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति वाहन पर चस्पा QR कोड की मदद से उनके परिजन से हादसे के बारे में सूचित कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पार्किंग में वाहन फंसने पर भी गाड़ी मालिक को फोन कर सकेंगे। इसको लेकर हनुमानगढ़ के एक युवा शान गोयल पुत्र केशव गोयल ने एक बारकोड तैयार किया है। राजस्थान में जल्द ही यह बारकोड लॉन्च होगा। दुर्घटना होने पर कोई भी इस स्टिकर में लगे QR कोड को स्कैन करेगा तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाएगी और परिजनों को सूचना मिल जाएगी। वे तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर या अन्य किसी माध्यम से घायल को समय पर इलाज दिलवा सकेंगे। और हमने एक स्टारपोल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके एक QR कोड, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि गाड़ी पार्किंग में गलत खड़ी कर रहे हैं लोग, तो उसका ओनर कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, हमारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है तो उसको कैसे ओनर को कांटेक्ट कर सके, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर और भी कोई दिक्कत आती है इसमें तो लाइक कि एक्सीडेंटल
या फिर हमारे को नहीं पता कि हमारा पीयूसी कब ख़त्म हो रहा है, तो हमें पीयूसी के लिए भी जानकारी मिलती है इसमें कि हाँ पीयूसी ख़त्म होने वाला है। इसमें पीयूसी के लिए सारा टोटल की रिमाइंडर 15 डेज़ पहले देने लग जाएगा ये कि आपका पोल्यूशन ख़त्म होने वाला है, आपका एक्सीडेंट है तो इसमें आपको एक्सीडेंट में आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, कॉल आपके घर वालों को जाएगी जिसमें कि ये पता लगेगा कि हाँ इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो घर वाले इसमें इंक्लूडेड है कि घर वालों को नोटिफिकेशन जाएगा। और सेकंड थिंग ये देखें कि इसमें लाइक कि एक ड्यूरेबल क्वालिटी है इसकी, 1 टाइम यूज़ है, इसके बाद आपको कभी भी ये नहीं है कि आपको वैलिडिटी है इसकी या फिर आपको लाइफ में कभी चेंज करना पड़ेगा। लाइफ में आपको एक बार ही QR कोड लगाना है, उसके बाद आपको कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इसमें हमारा ये QR कोड रहता है, इसके साथ हमारी जो ये नोटिफिकेशंस भी देता है और आपके जो RC वगैरह है आपको ये साथ में हैंडल ना करनी पड़े, इन हैंड ना रखनी पड़े, इसलिए हमने इसमें स्टोर डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शंस रखा है। इमरजेंसी के लिए लाइक पुलिस वाले हैं, अगर पुलिस ने गाड़ी उठा ली है, किसी को नहीं पता है कि व्हीकल ओनर को कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो पुलिस वाले इसको QR कोड स्कैन करके सीधा टोर्ड अवे पे क्लिक करेंगे तो उनके पास रिमाइंडर पहुँच जाएगा कि हाँ ये गाड़ी पुलिस वालों ने ले ली है और हमारे को अब थाने से जाके लेनी है। नियर बाय लोकेशन पे उनकी गाड़ी उनको मिल जाएगी वापस, तो इससे पुलिस वालों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड चोरी वगैरह हो रही है तो चोरी में भी ये कि थेफ्ट वगैरह हो गया है या फायर लग गई है गाड़ी में, तो कोई भी स्कैन करके, और ये नहीं है कि इसके लिए स्कैनर अलग है, डायरेक्ट स्कैन है, आप कैमरे से स्कैन कर सकते हैं, गूगल लेंस से स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्ट स्कैन होगा सर। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें स्कैनिंग के लिए कुछ अलग एप्लीकेशन होगी और है। शानू गोयल ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग पार्किंग में गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उस स्थिति में उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलकर QR कोड तैयार किया है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। यह सेफ्टी QR कोड गाड़ियों पर लगाया जाएगा। इसके जरिए PUC यानी पॉल्यूशन खत्म होने की भी जानकारी मिलेगी। यह QR कोड 15 दिन पहले PUC खत्म होने की जानकारी देने लग जाएगा। अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो भी इस संबंध में सूचना गाड़ी मालिक के घर पर पहुंच जाएगी। उसके जरिए यह पता चल जाएगा कि गाड़ी किस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। शानू गोयल ने बताया कि इस QR कोड की खास बात यह है कि एक बार QR कोड लगाने के बाद इसे जिंदगी भर बदलवाने का झंझट नहीं है। इसके अलावा गाड़ी की RC सहित अन्य कागजात भी साथ रखने की जरूरत नहीं है। इस QR कोड में स्टोर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रखा गया है। अगर कोई पुलिसकर्मी नो पार्किंग से गाड़ी उठा कर ले जाते हैं तो पुलिस की ओर से QR कोड स्कैन करने पर गाड़ी मालिक के पास यह सूचना पहुंच जाएगी कि गाड़ी किस जगह पर है। इससे पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगेगा। शानू गोयल ने बताया कि बेंगलोर में इस QR कोड की लॉन्चिंग कर दी गई है। 17 से 18 फरवरी को राजस्थान बेल्ट में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहा है। हादसे भी काफी हो रहे हैं। हादसे में कार सवार की जान चली जाती है, बाद में इसका पता चलता है। परिजनों को कैसे सूचित करें इसका भी पता नहीं चलता। इस समस्या के समाधान के लिए QR कोड बनाने का विचार मन में आया। शानू गोयल ने बताया कि इससे पहले ERP सिस्टम तैयार किया था जो स्कूल के लिए था। पंजाब व हरियाणा सरकार उस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। हनुमानगढ़ में भी स्विगी से पहले HMO कार्ड चलाई थी। HMO कार्ड में भी स्विगी जैसा ऑप्शन चलाया गया था। शानू गोयल ने बताया कि QR कोड के पीछे कस्टमर केयर का नंबर होगा। उस नंबर पर कॉल कर गाड़ी नंबर बताने के बाद कस्टमर केयर की ओर से सत्यापन कर गाड़ी मालिक के परिवार को कॉल कर घटना की जानकारी दी जाएगी। लॉन्चिंग की हमारी है कि बेंगलोर में हमने कर दी है और 17 और 18 ऑफ फरवरी को हमारी है कि हम राजस्थान बेल्ट में लॉन्चिंग कर देंगे। ये है कि देख रहे हैं आज के टाइम कि कोई भी गाड़ी कहीं भी पार्क करके जा रहा है। एक्सीडेंटल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जब तक बंदे की जान चली जाती है उसके बाद पता लगता है कि इसकी तो जान चली गई है। किसी को पता भी नहीं लगता, गाड़ी से निकालते हैं करते हैं और घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें ये भी नहीं पता लगता है। तो ये नहीं है कि इसमें आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है। इसके QR कोड के पीछे एक नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करेंगे तो हमारा कस्टमर के कॉल उठाएगा, गाड़ी नंबर बोलते वो कहेंगे यही गाड़ी है, कंफर्मेशन करते वो उनके घर वालों को कॉल करेंगे कि सर इस चीज़ का एक्सीडेंट हो चुका है और इस लोकेशन पे आप थोड़ा देख लीजिए जाके। तो इसमें प्राइवेसी का तो सर वही नहीं है कि इसमें कहीं प्राइवेसी लीक हो रही है हमारी। इससे पहले हमने एक ERP सिस्टम रेडी किया था जो कि स्कूल्स के लिए दिया था। पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है।
और उसके अलावा हमने हनुमानगढ़ में पहले स्विगी से पहले HMO कार्ड चलाई थी। HMO कार्ड में लाइक स्विगी जैसा ही एप्लीकेशन चलाया था। और बाकी जो है अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, CRM बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन वेंडिंग कमेटी के 3 स्ट्रीट वेंडर्स के निर्वाचन के लिए जारी चुनाव प्रक्रिया के बीच बुधवार को नामांकन वापस का दिन था, लेकिन निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चारों में से किसी भी अभ्यर्थी की ओर से नाम वापस नहीं लिया गया। महिला के लिए आरक्षित सदस्य पद पर हेमलता पत्नी राजू के रूप में एकमात्र नामांकन होने के कारण उन्हें निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अब शेष 2 स्ट्रीट वेंडर्स के निर्वाचन के लिए 3 पुरुष अभ्यर्थी चुनाव में हैं। इनमें कालूराम पुत्र चंदूराम, नरेश पुत्र सीताराम व श्रवण कुमार पुत्र लालचंद शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारी सुनील छाबड़ा ने बताया कि राजस्थान स्ट्रीट वेंडर्स नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय निकाय नगर परिषद हनुमानगढ़ के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के 3 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निर्वाचन किया जाना था। बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थी की ओर से नाम वापस लिए जाने का समय तय था, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी ने नाम वापस नहीं लिया। महिला के लिए आरक्षित पद पर एकमात्र नामांकन प्राप्त होने के कारण निर्विरोध निर्वाचन हुआ। शेष 2 स्ट्रीट वेंडर्स के चुनाव के लिए मैदान में बचे तीनों अभ्यर्थियों को बुधवार को अपराह्न 3 बजे नमूना मतपत्र प्रदान किए गए। 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन सभागार में मतदान होगा। मतदान के बाद मतों की गणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतदान प्रक्रिया में कुल 1579 मतदाता हिस्सा लेंगे। टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर 2 पुरुष सदस्यों का और 1 महिला सदस्य का निर्वाचन होना था और आज निर्वाचन के लिए नाम वापसी का अंतिम दिवस था और हमारे पास 2 पुरुष जो निर्वाचन के लिए सीट्स हैं उनके लिए 3 अभ्यर्थी वो प्राप्त हुए थे, लेकिन किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है तो उन पर चुनाव होगा। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं वो मात्र एक ही आई, दूसरी नहीं आई, तो उनका निर्विरोध निर्वाचन जो है वो हो चुका है। महिला का नाम हेमलता वाइफ ऑफ राजू है और जो 3 पुरुष प्रत्याशी हैं उनके नाम कालूराम, नरेश और श्रवण कुमार। इनके बीच चुनाव होगा जो कि 28 तारीख को नगर परिषद के हॉल में करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में पेश किए गए बजट में मांगों की अनदेखी किए जाने से मंत्रालयिक कर्मचारी आक्रोशित है। इसके खिलाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। बजट घोषणा में अनदेखी से नाराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बजट के कर्मचारी कल्याण की प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। आज जो है राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कर्मचारियों की जन कल्याण घोषणा के तहत कोई भी घोषणा नहीं की जाई, इसके संबंध में मंत्रालय कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उसके संबंध में बिंदु संख्या 157 की जो है प्रति होली के रूप में जलाई गई है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों की 3 मांगें थी, सचिवालय पैटर्न और वेतन कटौती और ऊपर के पद जो है क्रिएट करने के संबंध में थी। तो उसमें मंत्रालय कर्मचारियों को निराशा है, तो उसी संबंध में आज जो है मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा जिला पर जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उपखंड अधिकारी में भारी आक्रोश है। मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है और 16 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बजट पर जो है अभिभाषण दिया जाएगा और पूरक बजट में हमारी मांग है कि उसमें जोड़ा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मंत्रालय कर्मचारी 20 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार करेगी सरकारी योजनाओं के तहत और
9 मार्च को मंत्रालय कर्मचारी 70,000 मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। इसके संबंध में जयपुर में आयोजित मीटिंग राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई और ये निर्णय किया गया है कि 9 मार्च को मंत्रालय कर्मचारी जो है महापड़ाव अनिश्चितकालीन के लिए डालेंगे। उसके संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। जी महोदय ने बताया है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में अगर हमारी मांगे पूर्ति नहीं की गई माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी द्वारा, तो हम जल्द ही अपने जो कि है अपना आगामी कार्यक्रम प्रदेशाध्यक्ष के जो भी निर्देशानुसार जो भी उनका आदेश होंगे उनके अनुसार हम अपना पड़ाव जयपुर में डालेंगे और अपना मांगों को मनवाने के लिए भरकम प्रयास करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक स्तर पर ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले की 7 पंचायत समितियों में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण के तहत 3 अलग अलग चरणों में 700 एसएचजी वीआरपी को प्रशिक्षित किया जाएगा। एक कोर्स कोऑर्डिनेटर व 14 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की ओर से जिले के सभी 7 ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 14 फरवरी से शुरू हुआ पहला चरण 18 फरवरी तक चलेगा। पहले चरण में 245 एसएचजी वीआरपी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। द्वितीय चरण 20 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। इसमें भी 245 एसएचजी वीआरपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 मार्च से 21 मार्च तक चलने वाले तृतीय चरण में 210 एसएचजी वीआरपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में यह प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू होगा, जो बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहेगा। हनुमानगढ़ ब्लॉक के 35 ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरे बैच में भी 35 जबकि तीसरे बैच में 30 ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर कोर्स कोऑर्डिनेटर पद्मेश सिहाग, सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ब्रजलाल चौहान, वरिष्ठ लिपिक ममता की ओर से ग्राम संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। सामाजिक अंकेक्षण हनुमानगढ़ के कोर्स कोऑर्डिनेटर पद्मेश सिहाग ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद एसएचजी वीआरपी की ओर से गांवों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके तहत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं जिनमें मनरेगा, एमडीएम, मिड डे मील, 15वां वित्त आयोग इत्यादि के तहत हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं आम जन तक पहुंची है या नहीं, अगर पहुंची है तो उसका ग्रामीणों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका पता लगाया जाएगा। इसी आधार पर भारत सरकार इन योजनाओं की ग्रांट जारी करेगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में 100 ग्राम संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाएंगे ताकि वे सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रभावी तरीके से कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय की तरफ से 14 फरवरी से 5 दिवसीय ग्राम संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। इसमें गांव में सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया जाएगा। जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, नरेगा है, एमडीएम है, एसबीएम है, मिड डे मील है, 15वां वित्त आयोग है, इस तरह की योजनाओं का ग्रामीणों पे क्या प्रभाव पड़ा और जो खर्चा हुआ है वो उपयोगी है, जन उपयोगी है, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए जो काम सैंक्शन हुए हैं वो मौके पे हुए हैं या नहीं हुए, इसका भौतिक सत्यापन करने के लिए प्रत्येक 6 महीने में सामाजिक अंकेक्षण कार्य बीआरपी वीआरपी के माध्यम से गाँव में जाके किया जाता है। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग है। इसका प्रथम चरण है, ये 3 चरणों में की जाएगी और इसके माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक में 100 ग्राम संसाधन व्यक्ति तैयार किए जाएंगे ताकि वो आगे सामाजिक अंकेक्षण कार्य प्रभावी तरीके से कर सकें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।